आज चलते हैं। 2014 में जो क्वेश्चंस आते थे शॉर्ट, वो ये सारे पहली स्लाइड पे गिवन है 16, और इनमें से जो हमने डिस्कस कर लिए थे वो क्वेश्चन नंबर 6 तक, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तक हमने देख लिया था। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट आर द टू बेसिक वेज टू एस्टिमेट द साइज ऑफ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का साइज क्या है उसको एस्टिमेट करने का बुनियादी दो मेट्रिक। किसी भी चीज को मेजर करने के कुछ ना कुछ मेट्रिक्स, कोई ना कोई पैमाने होते हैं, ठीक है जी। हाइट को मेजर करने का जो पैमाना है वो फीट और इंचेस, इसी तरह से मैस को मेजर करने का। तो प्रोजेक्ट का साइज मेजर करने के लिए हमारे पास क्या मेट्रिक्स हैं? बेसिक वे से मुराद क्या है? मेट्रिक, पैमाना। तो इसमें जो बेसिक मेट्रिक्स हैं वो क्या क्या हैं? एक है लाइन ऑफ कोड, ठीक है जी। पहले ये कह रहा है कि एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब भी देखें कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप होना है, कस्टमर आएगा, कस्टमर आके रिक्वेस्ट करेगा या कस्टमर कोटेशन लेगा, क्वेश्चनिंग करेगा, तो सबसे पहला काम जो डेवलपर का होता है वो ये होता है कि वो एस्टिमेट लगाए कि जो प्रोजेक्ट मैंने बनाना है उसका साइज कितना है, उसके लिए मैं कितने पैसे चार्ज करूं, ठीक है। और पैसे चार्ज करने के लिए उसे साइज का जानना बड़ा जरूरी है। It helps the project manager to further predict the effort and time which will be needed to build the project. वो साइज को क्यों जानना चाहेगा? ताकि उसे पता चले कि मेरी कितनी इसके ऊपर एफर्ट लगनी है, कितने लोग मुझे डिप्लॉय करना पड़ेंगे और कितना टाइम लगेगा। और अल्टीमेटली इन दोनों बेसिस के ऊपर वो ये डिसाइड करता है कि मैंने कितने पैसे इससे लेने हैं, ठीक है। और इसके लिए वेरियस हमारे पास मैट्रिक्स हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है लाइन ऑफ कोड, ठीक है जी। उसके बाद है फंक्शन पॉइंट्स, एक है नंबर ऑफ एंटिटीज इन ईआर डायग्राम, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन डिटेल्ड डाटा फ्लो डायग्राम। चूंकि उसने टू बेसिक मैट्रिक्स की बात की है तो हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है लाइन ऑफ कोड, कि किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी सॉफ्टवेयर में कितने लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे, ये बेसिक मैट्रिक है। और लाइन ऑफ कोड को नॉर्मली किलो लाइन ऑफ कोड में मेजर किया जाता है, ठीक है जी। और एक बात ये जहन में रख लें कि जो लाइन ऑफ कोड मैट्रिक है ये कोई ऐसा प्रोफेशनल मैट्रिक नहीं है, ये रफ सी एक एस्टिमेशन है। क्योंकि जो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अभी तक पढ़ी हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक काम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 10 लाइनों में हो जाता है, दूसरी लैंग्वेज में वो 15 लाइनों में मुकम्मल होता है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंसेस की बेस पर ये कहा जाता है कि लाइन ऑफ कोड एक अच्छा मैट्रिक नहीं है। लेकिन बहरहाल ये प्रोजेक्ट के साइज को मेजर करने के लिए आज भी एक मैट्रिक के तौर पर जाना जाता है, ठीक है जी। तो इसमें भी फर्दर फिर हमारे पास जो मेजरमेंट के डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, किलो लाइन ऑफ कोड है जिसे 1000 लाइन ऑफ कोड भी कहा जाता है। फिर नॉन कमेंट लाइन ऑफ कोड, जो डॉक्यूमेंटेशन के अलावा जो लाइन ऑफ कोड है, नॉन कमेंट। चूंकि हमें पता है कि हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई ना कोई कमेंट्स हम ऐड करते हैं, जिसे हम एज अ डॉक्यूमेंटेशन कंसिडर करते हैं, जिसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि वो जो वर्क किया जा रहा है उसको हम एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेन क्यों करना हम चाहते हैं, उसके कई एक बेनिफिट्स भी हैं। फर्ज करें एक डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में काम कर रहा है, उसने डेवलपमेंट की है, बड़ा एक्सपीरियंस्ड बंदा था, तो उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, अब वो टीम को छोड़ के चला गया है। तो सॉफ्टवेयर को देख के, सिर्फ कोड को देख के सॉफ्टवेयर समझना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो कमेंट्स किए गए होते हैं या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन बनाई गई होती है, उसका पर्पस ये होता है कि बाद में आने वाले लोग इसको समझ सकें, ठीक है।
तो एक और मीट्रिक है किलो डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, तो इन सब का ताल्लुक लाइन ऑफ कोड के साथ ही है। ठीक है, लाइन ऑफ कोड, नॉन कमेंट लाइन ऑफ कोड और किलो डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शन, तो इन सब का ताल्लुक लाइन ऑफ कोड के साथ है अल्टीमेटली। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट मीट्रिक है वो है फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर मीट्रिक है, सिस्टमैटिक है। ठीक है, इस मेथड में हम कैसे अपने प्रोजेक्ट को मेजर करते हैं, उसका साइज, वो हम देखते हैं कि फंक्शन पॉइंट एनालिसिस है क्या, कि इसमें हम अपने प्रोजेक्ट और सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं उसमें कितनी फाइल्स जनरेट करना पड़ेंगी, ये हम देखते हैं। ठीक है, और फिर उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी और उसके बाद उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। तो 3 इसके स्टेप्स होते हैं एफपी एनालिसिस के या एफपी कैलकुलेशन के। पहला इसका जो स्टेप है, हम अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स को कंप्यूट करते हैं, इसकी डिटेल में आपको बताता हूँ अभी। उसके बाद है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर, हम फाइंड आउट करते हैं, जिसे टीसीएफ बोला जाता है। उसके बाद है नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट्स, हमारे पास थर्ड स्टेप में जाके निकलते हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, कोई इसमें आइडिया नहीं है। तो जो सबसे पहला स्टेप था कि हमने क्या करना है, पहले स्टेप में अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स वो हमने फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड 5 तरह की फाइल्स डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट्स कितनी है, ठीक है जी, एक्सटर्नल आउटपुट्स कितनी हमें जनरेट करना पड़ेंगी, एक्सटर्नल इंक्वायरीज, इंटरनल फाइल्स और एक्सटर्नल फाइल्स। ये 5 तरह की फाइलों का हम जायजा लेते हैं, इनकी कैलकुलेशन हम करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जैसे किसी ठेकेदार से या मिस्त्री से कोई बंदा कहे जी मैंने 5 मरले का घर बनवाना है और उसका ये नक्शा है, वो उसे नक्शा भी दिखा दे और कहे इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, वो बता दे कि मैंने 6 माह में इसको मुकम्मल करवाना, चूंकि रेट्स भी वेरी करते हैं, लेकिन वो बता दे कि 6 मंथ में मैंने इसको कंप्लीट करवाना है। तो आप मुझे रफ सा एक आइडिया दे दें, नक्शा उसके सामने होगा, आर्किटेक्चर उसके सामने होगा, उसे पता होगा कितने कमरे हैं और कितने मंजिला ये बिल्डिंग है, तो वो अपना रफ सा एस्टीमेट लगाएगा। वो बताएगा कि वो सोचेगा कि इस पे इतनी ईंटें लगनी है, इतना इसमें सरिया लगेगा, इतना ये कुछ लगेगा, और एंड पे वो क्या करेगा, कैलकुलेशन एक बता देगा कि इतने मिलियंस आपके इस पे इन्वेस्टमेंट है। अब ये क्या क्या चीजें हैं, एक्सटर्नल इनपुट्स, फंक्शंस रिलेटेड टू डाटा एंटरिंग द सिस्टम, हर वो फंक्शन जो कि सिस्टम में डाटा एंटर करवा रहा है। एक्सटर्नल आउटपुट्स, जो आउटपुट सिस्टम जनरेट कर रहा है, ठीक है जी, जो डाटा सिस्टम से एग्जिट कर रहा है। एक्सटर्नल इंक्वायरीज, इंक्वायरी आपको पता है क्वेश्चन को कहा जाता है, दे लीड टू डाटा रिट्रीवल फ्रॉम सिस्टम, जो सिस्टम से डाटा रिट्रीव किया जा रहा है। सिलेक्ट क्यूरीज आपने पढ़ी होंगी डीबीएमएस में, ठीक है, अगर नहीं पढ़ी तो आप आगे पढ़ लेंगे, बल्कि बीएससी में, आईसीएस में डेफिनेटली आपने पढ़ी होंगी। तो एक्सटर्नल इंक्वायरीज से मुराद क्या है कि जो डाटा रिट्रीवल की क्यूरीज लगी हुई हैं। इंटरनल लॉजिकल फाइल्स हैं, ये इंटरनल फाइल्स हैं जो सिस्टम में मेंटेन की जाती हैं, जो आपके डेटाबेस की फाइल्स हैं, टेबल्स हैं। तो एक्सटर्नल फाइल्स हैं जो सिस्टम का पार्ट नहीं है लेकिन सिस्टम उनको यूज करता है। तो इसमें सबसे पहले हमने इन तमाम फाइलों को इस तरह से इनकी काउंटिंग एनालाइज करनी है, देखना है कि कितनी कितनी फाइल्स हमारे प्रोजेक्ट में जनरेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो एक एक्सपीरियंस्ड बंदा, जिस तरह से एक एक्सपीरियंस्ड ठेकेदार वो ये अंदाजा लगा लेता है कि कितनी ईंटें लगनी हैं और कितना सरिया लगना है, कितनी सीमेंट की बोरियां लगेंगी। ठीक है, जितना उसका एक्सपीरियंस होगा, जितना उसके अपने काम में फील्ड में ग्रिप होगी, उसी हिसाब से उसकी एस्टिमेशन भी एक्यूरेट होगी। ऐसा ही है ना।
तो बिल्कुल इसी तरह से जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा या सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, जितना उसकी अपने फील्ड में ग्रिप होगी उतनी उसकी एस्टिमेशन भी अच्छी होगी। तो इन फाइलों की एस्टिमेशन के बाद ये एक टेबल दिया गया है, हमने साथ ये देखना होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट्स और ये सारी फाइलें, मैं कहता हूँ कि ये 10 फाइलें होंगी, ये 13 होंगी, ये 14 होंगी, ये 20 होंगी और ये 5 होंगी। मैंने सिर्फ एक अभी रफ्ता आपको नंबर ऑफ फाइल्स बता दी। फिर हमने ये देखना है कि इन 10 में से बिलो एवरेज फाइलें कितनी है, जो जिसको हम कहते हैं कि बड़ी आसान सा उसमें काम हो रहा है, यानी कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। और एवरेज, जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज होगी वो कितनी है, और जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो कितनी है। बात समझ आई? यानी कि हमने 10 एक्सटर्नल इनपुट्स में से ये भी एनालाइज करना है कि 10 में से एवरेज कॉम्प्लेक्स कितनी फाइलें हैं। वी कैन से कि एवरेज जो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो 4 है, और 4 फाइलें ऐसी हैं जो कि काफी कॉम्प्लेक्स हैं, और 2 फाइलें ऐसी हैं जो बिलो एवरेज हैं, ठीक है। तो हमने ये पहले से गिवन टेबल में इन फाइलों को, इनके नंबर ऑफ फाइल्स को ऐड करना है और मल्टीप्लाई करके आंसर यहां पे लिखते जाना है, जो भी आंसर आएगा, और एंड वाले कॉलम में इसको हमने टोटल कर लेना है। बात समझ आई? इसलिए बेटा ये आपको कह रहा था ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ये आपने पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आपके प्रोजेक्ट में भी ये काम आएगा, ठीक है। जो आपका 3rd सेमेस्टर में जो आपसे सीनियर लोगों का शुरू हो चुका है उसमें भी आपके काम आएगा। दोबारा मैं आपको वापस लेके जा रहा हूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन पे, ठीक है जी। कि इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड क्वांटिफाइएबल अप्रोच। वो सिस्टमैटिक अप्रोच है, क्वांटिफाइएबल है, उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। अच्छा खैर, हमने ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप एक दफा इसको बैठ के करना शुरू करें। हालांकि ये अकेला टॉपिक ही एक लेक्चर में अगर इसको एक्सप्लेन करें तो ये लेक्चर पूरा गुजर जाए, लेकिन चूंकि आपको वो उसमें आया तो मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना मुनासिब समझा। तो ये हमारा अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद इसका कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये हमारे पास 14 मैट्रिक्स हैं डिफरेंट। तो हमने ये देखना है कि हर मैट्रिक हमारे प्रोजेक्ट में किस लेवल का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। किस लेवल से क्या मुराद है? जैसे पहली ही यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है डाटा कम्युनिकेशन। हमारे प्रोजेक्ट में डाटा कम्युनिकेशन किस लेवल की हो रही है? हमने इसको 0 से लेके 5 तक कोई भी वैल्यू दे देनी है। फ्रॉम 0 to 5 हम इसको कोई वैल्यू दे देंगे। फिर अगला फैक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, हैवीली यूटिलाइज्ड हार्डवेयर। तो हर जो पैरामीटर है इसका हमारे प्रोजेक्ट में कितना रोल होगा, उसके रोल के हिसाब से हमने इसको नंबरिंग मार्किंग दे देनी है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे सम टाइम आपको टीचर एवेल्युएशन परफॉर्मा दिया जाए जिसके ऊपर मल्टीपल मैट्रिक्स हों। एक उसमें मैट्रिक ये हो कि टीचर रेगुलर है, उसके 0 से 5 मार्क्स आपने देने हैं। टीचर पंक्चुअल है, 0 से 5 मार्क्स आपने देने हैं, ठीक है। टीचर अपना कंटेंट डिलीवर करता है, उसके 0 से 5 मार्क्स। तो यहां पर भी उसी तरह के 14 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। प्रोजेक्ट में इन 14 मैट्रिक्स में से किस किस का कितना रोल है, उसके रोल के हिसाब से आपने इसको मार्क्स देने हैं। बात समझ आई? तो ये सारे फैक्टर्स भी आपको पता होने चाहिए और फिर आप इसको नंबर्स असाइन कर सकते हैं। तो ये आपका TCF निकल आएगा, ठीक है जी। और TCF ये भी आएगा डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस। डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस के बाद आपने TCF फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला है ये 14 फैक्टर्स को वैल्यूज देने के बाद आप निकालेंगे डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, और उसके बाद TCF का फार्मूला है 0.65 प्लस 0.01 मल्टीप्लाइंग बाई DI, जो प्रीवियस स्लाइड में आप निकालेंगे, ठीक है।
तो यहां से ये आपका TCF निकलेगा और हमेशा जो TCF की वैल्यू है, जो आंसर है इसका, वो 0.65 से लेके 1.35 तक निकलेगा। ठीक है, ये कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूं कि देखें हमारे पास 14 फैक्टर थे, कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर कितने थे 14। अगर हर एक को 5 वैल्यू साइन करें तो आंसर क्या आता है 70। अगर हर एक को 0 वैल्यू साइन करें तो नहीं हमारा आसान प्रोजेक्ट था। ठीक है, इतना ही आसान प्रोजेक्ट था कि कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स लेवल पे रोल प्ले नहीं कर रही, कोई भी फैक्टर कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो अगर आप इसको इस फार्मूले में फिल करें तो 0.65 प्लस 0.01 इंटू 0, तो ये क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा। और लोएस्ट वैल्यू क्या आएगी 0.65। और अगर यहाँ पे आपने सारे ही फैक्टर्स आपके कॉम्प्लेक्स थे तो वैल्यू क्या फील होगी 70 मल्टीप्लाइंग बाई 0.01 यानी कि 70/100। तो इसको हम क्या करेंगे 0.7 इसका आंसर आएगा इस जो है वो इक्वेशन का। और 0.65 प्लस 0.7 ये आ जाएगा 1.35। तो बहरहाल ये जो आपका TCF है 1.35 और 0.65 के दरमियान इसका आंसर आएगा। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है फंक्शन पॉइंट, और फंक्शन पॉइंट निकालने के लिए फर्दर आपका फार्मूला है फंक्शन पॉइंट विल बी इक्वल टू UFP मल्टीप्लाइंग बाय TCF। UFP जो आपने सबसे पहले स्टेप पे निकाला था। ठीक है, तो ये बेटा दो मैट्रिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जो कि प्रोजेक्ट का साइज निकालने के लिए हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। टॉप 2 लाइन ऑफ कोड तो बड़ा सादा सा है, उसके बाद फंक्शन पॉइंट, इसके अलावा 2 और भी हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। चूंकि क्वेश्चन में 2 पूछे गए थे तो मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी, तो ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद आगे चलें, अब फिर चलें इसकी कॉस्ट भी यहां से हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे प्रोजेक्ट के यहां पर 253 निकाले फंक्शन पॉइंट्स, 253 फंक्शन पॉइंट्स। किसी ने प्रोफेशनल कभी कंस्ट्रक्शन करवाई हो, थोड़ा सा आइडिया हो, वो जो ठेकेदार होते हैं वो कहते हैं जी आपका वो जो एरिया होता है ना उसके स्क्वायर फुट निकाल लेते हैं। ठीक है, और कहते हैं जी स्क्वायर फुट हमारा ये रेट है, जो भी सम टाइम 100 रुपीज, मुख्तलिफ चीजों के वो रेट्स होते हैं उनके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के 75 स्क्वायर फुट की कोई कंस्ट्रक्शन है तो उनकी कॉस्ट क्या होगी, मजदूरी जिसे कह सकते हैं लेबर, वो 75 इंटू 100। तो जब हमने फंक्शन पॉइंट्स निकाल लिए उसके बाद डेवलपमेंट टीम का अपना एक रेट होता है, एस्टिमेटेड रेट, कि हमारा जो एक फंक्शन पॉइंट हम डेवलप करते हैं उसके ऊपर इतने रुपीस या इतने डॉलर्स कॉस्ट आती है। वो फिर अपने स्टैंडर्ड रेट के साथ इन फंक्शन पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो उस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट भी निकल आती है। लाइन ऑफ कोड को तो कैलकुलेट करना ऐसे ही है जैसे किसी ठेकेदार ने ये कैलकुलेट किया, ये एस्टिमेट लगाया कि 10 मरले के मकान में इस नक्शे के लिए कितनी ईंटें रिक्वायर्ड होंगी, उसी तरह से तकरीबन। ये बिल्कुल सेम नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक सिमिलैरिटी दे रहा हूं। और फंक्शन पॉइंट जो है ये सिस्टमैटिक अप्रोच है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले UFP निकाला जाता है, उसके बाद TCF निकाला जाता है, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके फंक्शन पॉइंट्स आ जाते हैं। और UFP निकालने का अपना एक तरीका है। UFP के अंदर 5 तरह की फाइलें डिटरमिन की जाती हैं, कितनी कितनी फाइलें आएंगी। उन 5 तरह की फाइलों की फिर कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमिन की जाती है, लो लेवल की कितनी है, एवरेज कितनी है और हाई लेवल की कितनी है। वो फिर एक पहले से टेबल दिया गया है, उसमें वैल्यूज पुट करके आप UFP निकाल लेते हैं। उसके बाद TCF निकालना होता है। 14 फैक्टर्स हैं, हर फैक्टर को आप 0 से 5 तक वैल्यू देंगे और उसके बाद एक छोटा सा फार्मूला है, उसमें आप पुट करेंगे DI को, और DI को पुट करने के बाद TCF निकलेगा और एंड पे TCF और UFP को मल्टीप्लाई करेंगे। आसान है ना।